Good afternoon, students, and welcome to Frontier Study. Today we are going to revise two idioms from them. First is keep someone at arm's length. The meaning of this idiom is to keep distance from somebody and don't be too much friendly. Second is eat like a bird. The meaning of this idiom is to eat in a small amount. Now I request sir to start the class. Thank you. हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं कुछ गिनती के से इडियम्स लेकर आया हूँ। रोजाना की भांति आप इनको अच्छी तरह सुन लें और फिर इनका रिकॉर्ड रख लें और इन पर मनन करें और समय आने पर इनको रिप्रोड्यूस करने की हैसियत भी पैदा कर लें। चलिए, पहला है प्रैग्मेटिक सैंक्शन। देखिए, प्रैग्मेटिक सैंक्शन जो है ना, ये हिस्टोरिकल एडिक्ट है और अब तो शायद नहीं हो सकता है, संभव नहीं है, परिस्थितियाँ नहीं है। मेडाइवल टाइम्स क्या, ये देखिए, इस टाइम में ये राजा को पावर था कि वो एक कानून बना सकता था, फंडामेंटल लॉ बना सकता था, इंपीरियल ऑर्डर पास कर सकता था, क्योंकि जब वो राजा है तब किसी की हैसियत नहीं होती थी कि उनका कोई अपोजिशन करे। तो इस प्रकार का ऑर्डर यदि किंग द्वारा किया हुआ हो कि ये ऑर्डर फंडामेंटल रहेगा और ये लागू रहेगा, तो ऐसे ऑर्डर को, ऐसे एडिक्ट को हम प्रैग्मेटिक सैंक्शन बोलते हैं। अब हिस्टोरिकल एविडेंस सुनिए कि 1713 में जो होली रोमन एम्परर चार्ल्स सिक्स्थ ने, जो ऑस्ट्रेलिया के थे किंग, उन्होंने एक प्रैग्मेटिक सैंक्शन इशू किया था, यानी एक रॉयल ऑर्डर इशू किया था, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि राजा के कोई भी परिवार का सदस्य जो है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यदि कोई दूसरा उत्तराधिकारी नहीं है तो फीमेल भी उसके गद्दी पर आसीन हो सकते हैं। तो 1713 में उन्होंने ये ऑर्डर किया था और उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी जो डॉटर थी मेरिया थेरेसा, बहुत फेमस नाम है इतिहास में, मेरिया थेरेसा 1717 में क्वीन बनी ऑस्ट्रिया की, और वो करीब 40 साल तक उन्होंने जो है ना उस पद पर रही। और उनके, थोड़ा सा और जानकारी दे दूं, उनके 16 संतानें हुई। 16 संतानों में से 2 तो महारानी बनी, 2 महाराजा भी बने। तो जो एक महारानी बनी वो आपके इंटरेस्ट की है, वो थी मेरियो एंटोनिटी, जो किंग चार्ल्स 16 ऑफ फ्रांस की महारानी थी, और जिसका आपको मालूम है कि जो फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में, जिसके तहत उनको गिलोटिन किया गया था, राजा को, चार्ल्स 16 को और मेरी एंटोनिटी को। तो मेरी एंटोनिटी किसकी डॉटर थी? मेरिया थेरेसा की। और मेरिया थेरेसा किसकी डॉटर थी? जो किंग होली रोमन एम्परर चार्ल्स 6 का जो रॉयल एडिक्ट था, प्रैग्मेटिक सैंक्शन किया था उन्होंने 1713 में, उसके तहत वो गद्दी पर आसीन हुई थी, जिसके कारण उसके जो है ना, उसकी डॉटर भी फ्रांस की महारानी बनी थी, चार्ल्स 16 की। और आपने देखा है मेरी एंटोनिटी का गिलोटिन हुआ था फ्रांस रिवॉल्यूशन में। तो ये आपको इस तरह से प्रैग्मेटिक सैंक्शन याद करने में सहूलियत हो सकती है। अब दूसरा है, ये तो बहुत सिंपल है, आप लोग सुन, तो बेनिफिट ऑफ डाउट। देखो, लीगल सिस्टम में क्या है? लीगल सिस्टम में यह है कि जो एक्यूज्ड होता है उसको डाउट कंप्लीट दिया जाता है, उसको प्रोटेक्शन कंप्लीट दिया जाता है। इतना प्रोटेक्शन दिया जाता है कि जब तक वो बियॉन्ड डाउट उस पर अपराध साबित नहीं हो जाए, निसंदेह पूर्ण, बियॉन्ड सत्य, संदेह के परे तक उस पर, जब तक वो उस पर अपराध साबित नहीं हो जाए, तब तक उसको दंडित नहीं किया जाएगा। और ये भी है कि उसका अपराध साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन पर जिम्मेदारी रहेगी, उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसको स्वीकार कर ले, उसको आप विवश नहीं कर सकते। और उसको पावर भी है, जैसे अमेरिका का आपको 7th अमेंडमेंट बताया था कि वो चुप भी रह सकता है, परंतु प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होती है कि जो उस पर आरोप या जो उस पर लांछन लगाया गया है उनको वो साबित करे। तो यदि साबित करने में कोई भी, किसी भी प्रकार का एक छोटा सा भी अंश रह जाता है कि ये डाउटफुल है, तो उसको ही प्रोटेक्शन दिया जाता है और उसको सेट फ्री किया जाता है और उसका कन्विक्शन नहीं होता है और उसको आज़ाद कर दिया जाता है।
तो ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी जो है, एक क्रांतिकारी क्लोज कानून की किताबों में लिखा हुआ है, इंग्लैंड से आया और हिंदुस्तान ने भी इसको अडॉप्ट किया। और हिंदुस्तान ने क्या, पूरे लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में ये बेनिफिट ऑफ डाउट इज गोज टू द एक्यूज्ड। नाउ बर्थडे सूट, अब जब इस धरती पर आए थे, इस जगत में जब आए थे, तो आप सूट पहन करके आए थे, टाई भी लगी हुई थी, तो वो टाई भी लगी हुई थी, बूट भी पहने हुए थे, रेशम के कपड़े पहने हुए थे आप, है ना। परंतु दुर्भाग्य हमारा यह था कि हम उन सूट को, बूट को देख नहीं पाते थे। हम तो कह रहे थे कि आप नंगे पैदा हुए थे। तो यदि आप नंगे हैं तो हम कहते हैं कि आप बर्थडे सूट में। कितना शानदार है बर्थडे सूट में, यानी जो है ना एम्परर्स क्लोथ्स, जैसा आपने फोक टेल्स है ना कि एम्परर्स क्लोथ, चाइल्ड ने कह दिया था कि राजा नंगा है, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि यदि आप नंगे हैं तो आप सूट बूट में तो हैं, परंतु कौन सी सूट बूट है, आपकी बर्थडे की सूट बूट है। जिस समय आप पैदा हुए थे ना, जो सूट पहन करके आए थे, वो सूट शायद आप धारण किए हुए हैं, परंतु हमारी जो आंखें हैं उस सूट को पकड़ नहीं पा रही। नाउ विंग इट, विंग इट का देखो ज़्यादातर थिएट्रिकल में यूज होता है कि आपको कोई याद नहीं रहता है, उसी समय जब आप सीन पर जाते हैं, आप अपना रोल निभाने जाते हैं, उस समय आपके कान में कह दिया जाता है तो आप रिपीट करते हैं। यानी इमीडिएटली उसी समय कोई चीज़ आपको बताई जाए और उसी समय आपको प्रोड्यूस करनी पड़े, तो हम उसको बोलते हैं विंग इट। और इसका ये दूसरा मीनिंग ये भी है कि आप टेक ए चांस कि आप एग्जाम में जा रहे हैं, आपकी तैयारी नहीं है, आपको पता नहीं है कि क्या लिखना है क्या नहीं है, परंतु आप कह सकते हैं नाउ आई एम गोइंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, आई विल विंग इट। विंग इट का मतलब है आई एम टेकिंग ए चांस, हो सकता है कि मैं सही कर ही दूं, हो सकता है, क्या ना, जो कहते हैं ना कि हो सकता है कि घोड़ा उड़ सकता है, वो अलग से फोकटेल है। तो विंग इट का मतलब है इट मे हैपन, इट मे हैपन, मैं तो कोशिश कर रहा हूं, इट मे। अब दो शब्द आपके लिए मैं और लाया हूं, एंथोमेनिया। देखिए जो ग्रीक में एंथर होता है ना, वो फ्लावर से संबंधित होता है, तो एंथोमेनिया वो का मतलब है कि जो फूलों के पीछे पागल हो, फूलों के मेनिया हो गया, तरह तरह के फूलों में रहना चाहता हो, फूलों का तरह तरह का उसका शौक हो, इकट्ठा करता हो और करता हो, तो उसका मतलब है वो मेड आफ्टर फ्लावर्स, तो उसको एंथोमेनिया। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे कि फ्लावर्स में पेटल्स, एंथर्स है ना, फ्लोरा, कोरोला, ये सब चीज़ें फ्लावर्स की जो है ना टर्मिनोलॉजी है, फ्लावर के अंग है, उसमें एक अंग फ्लावर का होता है एंथर, जो ग्रीक में भाषा से दिया गया, इसलिए एंथोमेनिया हो जाए तो इसका मतलब है यू आर मेड आफ्टर फ्लावर्स। नाउ नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का मतलब यह है कि यदि पदार्थों को हमको सेपरेट करना है, पदार्थों को सेपरेट करना है तो कैसे करते हैं, इसमें एक विधि है क्रोमेटोग्राफी। इसमें यह क्या करते हैं कि एक सोल्यूट लेते हैं, एक सोल्यूबल पदार्थ लेते हैं जिसमें जितने भी पदार्थ मिक्स है उसमें वो मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करके उसका सॉल्यूशन बना करके उस सॉल्यूशन को एक दूसरे सॉल्यूशन में से हम गुजारते हैं, यानी स्टेशनरी मीडियम से उसको गुजारते हैं। तो स्टेशनरी मीडियम से जब वो सारे के सारे जो सोल्यूट हैं वो उनकी गति अलग अलग होगी, बस गति अलग अलग होने मात्र से हमारी पकड़ में आ गई टेक्नोलॉजी कि हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो यदि कोई पदार्थ किसी मीडियम में भिन्न भिन्न गति से चले अपनी प्रकृति के कारण, तो उनकी वो प्रकृति ही हमको एक फायदा दे देती है, बेनिफिट दे देती है कि हम उनको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो जो पदार्थों का जो सेपरेशन करने की जो टेक्नोलॉजी है उसको हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। तो आज के लिए मैं आपके लिए इतना ही लाया हूँ, परंतु देखिए कि आप इनको यदि इग्नोर कर देंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, इनको आप रुचि देंगे, इनको आप रेस्पेक्ट देंगे, तो ये आपके सामने मिल्क एंड हनी बन जाएंगे और आपको याद रह जाएगा और आपको हो सकता है पास भी करवा दे। तो इसलिए आज के लिए इतना ही, कल आऊँगा ना तो कल और शानदार लेकर आऊँगा, तब तक आप मेरा इंतजार